हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी। अभी देखिए हम सेकंड चैप्टर की फिनिशिंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का सी पार्ट। तो अगर प्रीवियस चैप्टर्स में कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोसला की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोसला करने से पहले हम एरिया वेक्टर को अच्छे से समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए एरिया वेक्टर देखिए मेरे पास कोई सरफेस है एस, ये सरफेस एस है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज एस। तो मैंने कोई टू डायमेंशनल कोई भी बॉडी कंसीडर कर ली है और उसका एरिया एस कंसीडर कर लिया। ठीक है, हम एक स्मॉल एलिमेंट को वहां कंसीडर करते हैं, उस एरिया का स्मॉल एलिमेंट दैट इज डीएस। उसको मैंने कितना लेट कर लिया, डीएस। तो जो ये डीएस होता है, इस डीएस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, देखिए अगर आप इसको प्लेन मान रहे हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर। तो इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन को, उस वेक्टर को, डीएस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया का एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो दैट इज डीएस इक्वल टू डीएस इंटू एन कैप। तो डीएस यहां पे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन। इतना क्लियर है। देखिए इस मार्कर पे तीन अलग अलग सरफेसेस हैं। एक ये वाला, एक कर्व्ड पार्ट हो गया, एक इसका ये वाला। ये और ये तो सेम ही हुआ। ठीक है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। अब देखिए यहां एक मैंने स्मॉल कर्व्ड पोर्शन को चूज किया, तो स्मॉल पोर्शन पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉन होगा वो उस एरिया की क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। क्लियर है इतना। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एरिया वेक्टर को हम लिखते हैं डीएस वेक्टर इक्वल टू डीएस इंटू एन कैप। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। डायरेक्शन इसमें कौन है, एन कैप, डीएस यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना। डायरेक्शन जो होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद a surface is defined as number of electric field lines passes through दैट सरफेस या एरिया, सरफेस या एरिया। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इस तरह से कोई बॉडी पड़ी है, कोई प्लेन बॉडी मैं कंसिडर कर लेता हूं। तो देखिए ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है, ऐसी बॉडी ऐसे रखी हुई सामने। ठीक है,
अगर इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है वो कितनी है, दैट इज E। इसका एरिया कितना है, S। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, इस तरह से देख लीजिए, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन पासेज, दैट इज E, और एरिया कितना है, S। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और S का जो प्रोडक्ट होता है उसे भी क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ये हम और भी अच्छे से करेंगे, अभी आगे एक आर्बिट्ररी शेप या इरेगुलर शेप को कंसीडर करके भी करेंगे। ये एग्जांपल सिर्फ डेफिनेशन के लिए थे, ठीक है। तो देखिए, तो इससे हम कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of electric field and area, product of magnitude of electric field and area placed perpendicular। प्लेस्ड परपेंडिकुलर। तो इतना सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक केस कंसीडर करते हैं। देखिए, मेरे पास कोई इरेगुलर शेप की कोई बॉडी है, कोई भी हम बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। उस बॉडी का एक स्मॉल एलिमेंट मैंने चूज किया, दैट इज ds, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं कि इस ds की डायरेक्शन, ये जो एलिमेंट है ये इस तरह से कंसीडर करना है आपने कि इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू इस सरफेस, ये इस तरह से परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, इस बॉडी को हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो डाउन से अप जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, डाउन से अप है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। तो ds एलिमेंट का एरिया वेक्टर कितना होएगा, ds वेक्टर, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds। E और ds के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। E को जब मैं रिजोल्व करूंगा तो ds के साथ वाला कंपोनेंट क्या आएगा, E cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, E sin थीटा। उसका हमारे कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। ds के अलोंग क्या आएगा, E cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, E sin थीटा। आपने ये नोट करना है मेनली कि ds के पैरेलल कौन आएगा, E cos थीटा आएगा, ठीक है। तो देखिए, हम किसी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, इरेगुलर बॉडी का। फॉर एग्जांपल, we take irregular shaped body। हमने कोई इरेगुलर शेप की बॉडी को कंसीडर किया। लेट ds इज स्मॉल एलिमेंट एंड ds वेक्टर इज, उसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर,
ई यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर। तो थीटा किस किस के बीच एंगल हुआ, E और ds के बीच में एंगल, ठीक है। तो देखिए इस स्मॉल से रीजन में कितनी फ्लक्स है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस स्मॉल एरिया में कितनी फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो देखिए स्मॉल, उससे पहले आप एक चीज और देखो, अगर ये E और ds के बीच में एंगल थीटा है तो E cos थीटा क्या हो जाएगा, ds के अलोंग, E cos थीटा इज कंपोनेंट अलोंग ds वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसलिए स्मॉल फ्लक्स फ्रॉम ds सरफेस, तो उस ds सरफेस पे कितनी फ्लक्स आएगी वो देखिए, दैट इज d फाई इक्वल टू ds cos थीटा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, E cos थीटा, ठीक है, E cos थीटा ओनली, E cos थीटा इंटू एरिया कितना है उसका, ds है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल फ्लक्स इज E cos थीटा इंटू ds, ठीक है। तो स्मॉल फ्लक्स d फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, E ds cos थीटा। अब ये हमारा उस स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल सा फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर हमने उस पूरी बॉडी का फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हम क्या क्या रूल अप्लाएंगे इसके ऊपर, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग ओवर एस सरफेस, उस पूरी बॉडी का सरफेस कितना है, मान लीजिए एस है, तो एस सरफेस पे हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए डी फाई सॉरी टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या आ गया, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है। तो हम कह सकते हैं, अदर वे से भी कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एरिया ds, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स is surface integral of electric field। सरफेस इंटीग्रल बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसको, फ्लक्स को। तो अब आपने देखिए क्या ध्यान रखना है फ्लक्स के लिए, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई एस भी लिखते हैं, या आप लोग इसी को ध्यान रखो, ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन, जब कोस थीटा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी एस
वेक्टर, ये ध्यान रखना। तो अलग अलग एंगल की वैल्यू के लिए फ्लक्स की वैल्यूज भी क्या होंगी, वेरी करेंगी। इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं कि फ्लक्स कितने टाइप का हो सकता है। फ्लक्स 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो ये तो हम इसके स्पेशल केस में देख लेते हैं। स्पेशल केसेस में फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं ये कहूं कि जब थीटा 0 हो, तो देखिए जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स क्या आएगा, फाई इक्वल टू ई ds cos 0। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो हमारे पास मान लीजिए एस सरफेस पे है, देन फ्लक्स विल बी ई तो हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, तो एस ds cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो फ्लक्स कितना आया, अब ds का इंटीग्रेशन s पे करेंगे तो क्या आएगा, s ही आएगा। तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू एंड वी मे कॉल दिस मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, फाई इक्वल टू ई डॉट एस। ठीक है, अभी देखिए सेकंड स्पेशल केस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 पुट करता हूं, तो फ्लक्स ए डॉट ds cos 90, और cos 90 अब कितना होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू 0। क्लियर है ना ये चीजें। तो थीटा की वैल्यू जब 0 तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कितना आएगा, 0। और अगर हम थीटा की वैल्यू 180 पुट करके देख लेते हैं, 180 पे कितना आता है फ्लक्स। ठीक है, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 180 पे देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, देन फ्लक्स इज ए ds cos 180। तो बताइए cos 180 कितना होता है, e बाहर आएगा, s सरफेस पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो ds cos 180 होता है जी -1। तो फाई इक्वल टू माइनस ए, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज s। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है दैट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये इसका फिजिकल मीनिंग था। एप्लीकेशन मान लो, पर्टिकुलर केसेस मान लो, जो आप कंसीडर करो मान सकते हो। ठीक है, तो ये थी फ्लक्स के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की बातें। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का अगर आपने डायग्रामेटिकली समझना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये जो मैं डायग्राम अभी समझा रहा हूं ये आपको चैप्टर में काफी हेल्प करेंगी। तो इन डायग्राम्स को आप अच्छे से देखिए। मैं 3 केस कंसीडर करता हूं। सबसे फर्स्ट केस कि जब मान लेते हैं कोई इरेगुलर बॉडी है और उस इरेगुलर बॉडी का ये वाला पोर्शन स्मॉल एरिया है। ये क्या मान लिया मैंने, स्मॉल एरिया। और इस एरिया की डायरेक्शन कहां पे है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे, ये क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। और थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो देखिए फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स इक्वल टू ए ds cos थीटा और विच इज लेस देन 90। तो इसका फ्लक्स बताइए क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू जब 90 से लेस होगी तो दैट इज पॉजिटिव। तो ये केस किसका हो जाएगा, फ्लक्स पॉजिटिव है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बॉडी को ऐसे मान लेता हूं कि उसका एरिया वेक्टर बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ऐसे दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक, ये इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर वर्टिकली अप है, मतलब एंगल 90 डिग्री है,
तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है दैट इज, बिकॉज फ्लक्स क्या होती है, ईडीएस कोस 90 है, तो कोस 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स इस केस में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए जब थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 तो फ्लक्स क्या आएगा पॉजिटिव। आप थीटा 0 भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर इस डीएस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो तब भी फ्लक्स क्या आएगा 0 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा सॉरी, ठीक है। और अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स कितना आएगा 0। अभी हम 180 का केस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है, देखिए यहां पे कर लेते हैं इसको, देखिए कोई बॉडी कंसीडर करते हैं और उसका एरिया वेक्टर इस बार मैंने यहां सुपोज कर लिया, ठीक है। दिस इज एरिया, एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, लेफ्ट से राइट है, और एरिया वेक्टर कहां पे है, राइट टू लेफ्ट है। तो एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री, बिकॉज हमने एंगल किसके बीच में देखना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में। तो फ्लक्स क्या आएगा E ds cos 180 और E ds cos 180, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव आएगा, E ds cos 180, cos 180 कितना होता है नेगेटिव, तो E ds आएगा। ये चीज आपको क्लियर होगी कि फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ, बेसिक चल रहा है सारा, बेसिक के अंदर देखेंगे आप काफी सारी एप्लीकेशन आएंगी, इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, गौसला, ठीक है ना। इसकी 4 से 5 एप्लीकेशन करेंगे हम, तो उन सारी एप्लीकेशन के अंदर ये बातें आपको काम आएंगी, ठीक है। अभी हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, अब मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर है कि वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, देखिए क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, और किन्हीं दो वेक्टर प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर है मान लो, उनका डॉट प्रोडक्ट है, तो हमेशा क्या आता है वो एक स्केलर आता है। ये आपको +1 से आप इसे इंट्रोड्यूस हो, अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आता है स्केलर। फ्लक्स क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए क्योंकि फ्लक्स होता है E इंटू एरिया, एस कोई एरिया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज होता है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की कितनी होती है कूलम। तो इस चीज को समझ पा रहे हो आप, E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स की यूनिट कितनी होगी न्यूटन, चार्ज की कितनी होगी कूलम, तो फ्लक्स का यूनिट कितना आया न्यूटन बाय कूलम इंटू एरिया का यूनिट कितना होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट आपने इसकी याद रखनी है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, याद रखने के लिए भी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए कैसे आएगा, फाई इक्वल टू क्या होता है E इंटू एस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ठीक है।
इसको लिख सकते हो फोर्स बाय चार्ज इनटू क्या होता है एरिया, एस के यहाँ पे एरिया है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू फोर्स चार्ज होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है कोई, देखिए चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो यहां क्या आएगा, करंट इनटू टाइम। एरिया, एरिया का हमें पता है फॉर्मूला। तो ये तो एक सिंप्लीफाई मैंने लिख लिया कि फाई इक्वल टू फोर्स अपॉन करंट एरिया टाइम, इस फॉर्म में लिख लिया। डायमेंशनली लिखते हैं इसको तो क्या आएगा, देखिए फाई इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2, एरिया का कितना होता है, लेंथ का स्क्वायर, करंट का एम्पियर, टाइम का t होता है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका जो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज MLTA लास्ट के दोनों नेगेटिव, MLTA की पावर 1 इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम कुछ फ्लक्स पे एक दो क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल के, उसके बाद हम हमारे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। देखिए सिंपल ये क्वेश्चन है बहुत ही। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मान लीजिए 2I प्लस 3J माइनस या प्लस 4K, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया, थ्रू एरिया held in, एरिया लिखिए 20 यूनिट्स, held in YZ प्लेन। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और 20 यूनिट है उसके एरिया की, मतलब उसकी वैल्यू दे रखी है 20, यूनिट नहीं दे रखी कोई भी, इसलिए यूनिट लिखा इसने, हेल्ड इन YZ प्लेन। तो देखिए बहुत सिंपल है इसका सोल्यूशन, बट टफ भी है। देखिए कैसे, ये मैं कोई क्यूब कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रीजन होता है, एक्स एक्सिस, इसे क्या मानते हो, वाई, और इसे जेड एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई, ये जेड। तो आप देखिए कि वाईजेड प्लेन में उस बॉडी को रखा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाईजेड प्लेन में से पास हो रहा है, ये वाईजेड प्लेन है कोई, उस वाईजेड प्लेन में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एरिया की, एरिया वेक्टर की। तो अगर बॉडी ऐसे है, ये वाली बॉडी अगर है, तो इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। तो ds इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस में होगा, ये बात समझ में आ गई आपको,
वाईजेड प्लेन है तो वाईजेड प्लेन का एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। अगर एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा तो देखिए यहाँ पे ये क्या चीज दे रखा आपको, एरिया दे रखा है। तो ये इजी हो गया न्यूमेरिकल इस डायग्राम को समझने से कि जो फ्लक्स होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो मैं पुट कर लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एरिया वेक्टर कितना दे रखा है, 20 यूनिट्स दे रखा है। लेकिन 20 यूनिट सब कौन सी डायरेक्शन में होएगा, एक्स डायरेक्शन में होएगा। अगर एक्स डायरेक्शन में होएगा तो आप क्या लिखेंगे, 20i कैप। ये चीज समझ आ गई, 20i कैप, बिकॉज डायरेक्शन इस एरिया की कहां पे है, एक्स एक्सिस में है। तो अब ये बहुत इजी है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 20 की मैं सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, कितना आंसर आएगा, 40। तो जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी 40 यूनिट्स। ये बहुत इजी था क्वेश्चन। इस तरह से आप फ्लक्स के और भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप बुक्स में से, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो उसमें से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ हूँगा गोसला के साथ, गोसला और उसकी एप्लीकेशन। तब तक के लिए थैंक यू।